नमस्कार। अब तक की सभी खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें इस प्रकार से। भिवानी में खबर लिखे जाने तक कोरोना महामारी के 5 नए केसेस मिलने व 2 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 44 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने बताया कि जिले में सैंपलिंग व वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है ताकि कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सके। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 44 हो गई, जबकि 22,352 कोरोना पॉजिटिव में से 21,663 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार को नई अनाज मंडी स्थित जन सेवा सदन में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री जेपी दलाल, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांझी, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ इत्यादि पहुंचे और पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। नगर की नई अनाज मंडी से जन सेवा सदन में आज भिवानी भाजपा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। इस दौरान जब अपने कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की गई तो उनका कहना था कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बिल वापसी की जिद छोड़कर किसानों को वार्ता करनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पानी की कमी पर कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पानी का संकट है और केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया जा चुका है। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के बाद काम फिर से शुरू होंगे और महंगाई फिर से कम हो जाएगी। एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसकी परंपरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी होती है, जिला स्तर पर होती है और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक ये बातें मीटिंग होती रहती है। कोरोना काल में हमारी पिछले दिनों मीटिंग कम हुई, लेकिन पिछले हफ्ते प्रदेश कार्यकारिणी हमारी हुई। वेबिनार के माध्यम से 5 स्थानों पर अलग अलग हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के जुड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हमें संबोधन प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो आज के माहौल में जो मुद्दे थे उनमें हमारी उपलब्धियां थी, मोदी जी के नेतृत्व की, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की, वो सब रखी गई। उसी श्रृंखला में अब जिला स्तर पर ये कार्यकारिणी मीटिंग हमारी चल रही है। आज भिवानी में उसी श्रृंखला में कार्यकारिणी की मीटिंग है। हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता पूरा दिन इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। हमारे जनरल वत्स जी आए हैं, हमारे विधायक भी आए हैं, सुखविंदर मांझी जी जो किसान मोर्चा के हैं, बाकी और नेता हमारे प्रभारी हैं जिला के, मनीष मित्तल जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब मिल कर के जो प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर मुद्दे रखे गए उनको नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने की वजह से अनुशासन में रह के और जो केंद्रीय नेतृत्व का उपलब्धियां हैं, जो प्रदेश नेतृत्व की उपलब्धियां हैं और आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खुल के हम उस पर चर्चा करते हैं और कार्यकर्ताओं का कोई भ्रम हो तो उसको दूर करते हैं और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं, कार्यकर्ताओं की पूरी बात को नेतृत्व तक पहुँचाते हैं। ये एक श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और उसी श्रृंखला के अंदर ही आज हमारी जो मीटिंग चल रही है, ये कार्यकारिणी पूरे दिन की मीटिंग है। मैं खुद किसान हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ। मेरी सब किसान नेताओं से प्रार्थना है कि जो राजनीति करनी है तो राजनीतिक मंच बनाएं और किसानों का नाम लेकर के किसानों को गुमराह करके दूसरी पार्टियों का हित साधने के लिए राजनीति ना करें। किसानों के हित के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, हरियाणा सरकार ने किए हैं, इतने काम पहले कभी नहीं हुए। आम किसान हमारी नीतियों से खुश है, आम गांव का, देहात का छोटा किसान, मजदूर सब खुश है। लेकिन जिन लोगों को कुर्सी चाहिए किसान आंदोलन के माध्यम से, वो लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आम किसान का इस आंदोलन से लेना देना नहीं है।
इस बारे में दुकान मालिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखी लगभग 40 से 50 लाख रुपए की दवाइयां आग में सवा हो गई। रविवार देर रात महमगेट स्थित एक मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते देखते दुकान आग की लपटों में नजर आने लगा। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने मालिक को सूचना दी। दुकानदार अमन कुमार ने कहा कि रविवार को दुकान बंद थी और रात को लगभग 12 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का फोन आया था कि दुकान में आग लग गई। जब वे दुकान को देखने के लिए आए तो देखा कि दुकान आग की लपटों से घिरी हुई है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने करीबन 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया सभी दवाइयां जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित दुकानदार के अनुसार 40 से 50 लाख का नुकसान हो चुका है। लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे तो तब उन्होंने आगे आग बुझाई है। तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था दुकान के अंदर, काफ़ी सामान खराब हो गया, जल गया और अंदाजे है कि 7-8 लाख रुपये का नुकसान हुआ। किस चीज़ की दुकान थी और कहाँ पर थी? ये मेन गेट पे खालसा मेडिकल हॉल के नाम से दुकान हमारी दवाइयों की और काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। क्या कारण मानते हो आग लगने? इसमें बिजली का मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से ये अंदाजा है, उसी से आग लगी। ये जो है 4/7/2021 को रात को 11:51 पे जो है भाई सूचना मिली थी। 11:51 पर हमारा स्टाफ जो है गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गया था। वहाँ पर मौका देखने पर पता लगा भी आग ज़्यादा है, इसलिए दूसरी गाड़ी भी वहाँ मंगाई गई। दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी भी वहाँ मंगाई गई, लेकिन 12:50 पर जो है गाड़ी अपना वर्कआउट कर फिनिश करके आग बुझा करके वापस स्टेशन पर आ गई। लेकिन आग का जो कारण बताया गया मालिक द्वारा वो शॉर्ट सर्किट बताया गया। इससे जो नुकसान हुआ था वो मौके पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो बाद में मालिक ने बताया भी इसका नुकसान का जो आकलन हो बाद में बताया जाएगा और जो हमारे पास रिपोर्ट है वो रोजनामे में दर्ज है। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं व बिजली विभाग को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना की विशेष शुरुआत की है। इस बारे में एक्सीएन राहुल सांगवान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 50 से 60% की सब्सिडी के साथ कम बिजली खपत के एसी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए भिवानी के सेक्शन इंजीनियर राहुल सांगवान ने बिजली विभाग की इस योजना के बारे में बताया कि बिजली विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए ये योजना निकाली है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ता 3 पुराने एसी को बदलवाने और 1 नया एसी लेने का पात्र होगा। इस योजना के लिए 14 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर दिए लिंक acreplacement.dhbvnl.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने एसी को बदलवाने पर 8,000 रुपए की सब्सिडी और नया एसी लगवाने के लिए 4,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पुराने एसी बदलवाने पर 4,000 और नया एसी देने पर 2,000 की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में बिजली की खपत 33% बढ़ गई थी और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 41% बढ़ी है। ऐसे में बिजली खपत को कम करने की दिशा में विभाग ने ये कदम उठाया है। इससे प्रति वर्ष करोड़ों यूनिट बिजली की बचत होगी, जिसके लिए विभाग ने एसी बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों से करार किया है, जो कि प्रदेश में 1.5 लाख टन एसी उपलब्ध कराएंगे। एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जो एनर्जी एफिशिएंट एसी गांव में लोग लगाएं, शहरों में लगाएं। जो पुराने अपने एसी हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर पे बिल का ज़्यादा भार पड़ता है, उनको बदलने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है और उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। इसमें 3 फर्में एमपैनल करी हैं सरकार ने। एक है दैनिक एयर कंडीशनर, ब्लू स्टार और वोल्टास, ये तीनों हैं। और इनके लिए जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी ने एसी बदलवाना है तो उसको 8,000 रुपये सब्सिडी का दे रहे हैं, और जो शहरी क्षेत्र में अगर किसी ने बदलवाना था उसको 4,000 रुपये सब्सिडी के दे रहे हैं। और नए एसी के खरीद पर गाँव में 4,000 रुपये छूट दे रहे हैं और शहर में 2,000 रुपये छूट दे रहे हैं। इनकी जो सब्सिडी देने के बाद जो कीमत बन के आती है, जो मार्केट से कम 50% डिस्काउंटेड रेट पे आती है, 59% डिस्काउंटेड रेट पे आती है। तो एक्सचेंज के अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 28,000 के आसपास 28,413 रुपये का एसी पड़ेगा और शहरी क्षेत्र में 32,413 रुपये का जो एसी पड़ेगा। इसके
साथ में जो इसकी इंस्टॉलेशन है, ब्रैकेट है, ज्वाइनिंग है, ये सारी जो एसेसरीज़ हैं वो साथ में फ्री दी जा रही हैं कंपनियों द्वारा, जो कंपनियां हैं। इसमें कंज्यूमर को अपना एक लिंक दिया गया है अपनी DHBL की वेबसाइट पे, उसको अपना रजिस्टर करें। एक कंज्यूमर, एक एप्लीकेंट 3 AC रिप्लेस कराने के लिए और 1 AC नया खरीदने के लिए एलिजिबल है, वो खरीद सकता है। इसमें मुख्य रूप से है ना, अगर डिपार्टमेंट ने ये इसलिए करी है ताकि जो हमारा लोड है, पुराने AC हैं, पुराने कंप्रेशर्स के जो AC हैं वो काफ़ी लोड खींचते हैं। बिजली का ज़्यादा लोड होने की वजह से हमारे सिस्टम को भी नुकसान होता है, वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाती है। और जो अब इन्वर्टर AC दिए गए हैं, जो कि इन्वर्टर पे भी हम चला सकते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट है, सिस्टम पे लोड कम पड़ता है, कंज्यूमर की रीडिंग कम निकलेंगी तो कंज्यूमर पे भी भार कम पड़ेगा। इसलिए बिजली विभाग और कंज्यूमर दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आ जाती है कई बार सप्लाई ज़्यादा फेल होने की वजह से वो नंबर बिजी आते हैं, कंज्यूमर शिकायत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भी कोशिश करते हैं कि उनका फ़ोन उठाएं, जवाब दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन इसके साथ साथ हमने है ना, अब गर्मी को ध्यान में रखते हुए हर रात को एक टीम और एक SDO रोटेशन वाइज हमने लगाए हैं, तो डेली कंप्लेंट सेंटर पे रहेंगे, कंप्लेंट सेंटर की मॉनिटरिंग करेंगे और कहीं कंप्लेंट आ जाती है तो उसको तुरंत समाधान कराने की कोशिश करेंगे। सोमवार को हनुमान झोड़ी धाम मंदिर परिसर में नशा एक जहर है संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने की अपील की। नगर के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में 7 दिवसीय नशा एक जहर है संकल्प कार्यक्रम का आज समापन किया गया। समापन समारोह में भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अध्यक्षता कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज का रहा। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम की सराहना की और आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया। वहीं उन्होंने युवाओं से भी नशे से दूर रहने की अपील की और साथ ही खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसमें भिवानी में जो जागरूकता फैलाने का काम आयोजकों ने किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम से समाज में एक नशे के प्रति जागरूकता फैलती है और जो काम इस कार्यक्रम है, इस प्रोग्राम ने बखूबी किया है। बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट लगातार नशे की धरपकड़ में लगा रहता है। जैसे पिछले साल भी 60 किलो के लगभग चरस पकड़ी गई थी, जो भारी मात्रा में जो बड़े तस्कर थे उसको गिरफ्तार किया गया था। इस साल भी जो गांजे की जो बड़ी सप्लाई करते हैं, लगभग 400 किलो गांजा हमने इस साल में लगभग 4-5 महीनों में हमने पकड़ा है। साथ ही भिवानी में हेरोइन के मामले भी 1-2 आए हैं, साथ में अफीम के भी छोटे मोटे मामले आए हैं। मेजर भिवानी में गांजा और चरस की जो तस्करी हो रही है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लगातार धरपकड़ की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये नशे का जो आकर्षण लोगों में है वो एक शौक की तरह ही इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं और आदी होने के बाद में ना उनका खुद पे कंट्रोल रहता है, ना उनके अपने फाइनेंसेस पे, ना अपने परिवार पे। तो ये अपनी पीढ़ी को भी बर्बाद करने का और दूसरे की अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि सकारात्मक सोच रखें, जो हॉबीज़ है, स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर ध्यान दें, ना कि नशे की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कार्यक्रम चलाया हमने। उस सप्ताह कार्यक्रम के दौरान तो हमने 7 दिन तक काम किए हैं, लोगों में जाकर के जागरूकता फैलाना, नशे के प्रति जो लोग जो ज़्यादा उसमें संलिप्त हैं उन लोगों को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करना, और नशा हमें हमारे और हमारे परिवार के जीवन से दूर रहे तो बढ़िया है। जो ज़्यादा जो समस्याएँ हैं देश में, जो ज़्यादा झगड़े हैं, कलह से परिवार टूट रहे हैं, परिवार ख़राब हो रहे हैं, तो नशे की बदौलत हैं। यदि नशा कहीं न कहीं हमारे जीवन से जाता है तो परिवार में सुख शांति आएगी, कलह भी नहीं होगी, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकेगा, महिला पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। तो बहुत सारी बातें जो नशे से शुरू होती हैं नशे पर ख़त्म भी हो जाती हैं। तो यदि हम अपने जीवन में नशे को कहीं न कहीं लेके आते हैं तो बुराइयां भी साथ आती हैं। नशा जीवन से जाता है तो कहीं न कहीं एक सकारात्मक सोच बनती है, अच्छा करने का एक दिमाग में एक भाव बनता है। तो इसमें हमने जो कार्यक्रम के आज माननीय जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुँचे हैं, उन्होंने भी लोगों को, बच्चों को एक संदेश दिया है कि नशे से दूर रहें, और काफ़ी अच्छा
अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भिवानी जिले में काफ़ी तस्करों को भी, काफ़ी जो शराब के ठेकेदार हैं उनको भी इन्होंने, जो वाहियात के लोग हैं उनको भी कंट्रोल किया है। सोमवार को गांव बिठन में चहड़ कला के ग्रामीण गांव की आबादी के निकट मुर्गा फार्म व हैचरी को गैर कानूनी रूप से खोलने की शिकायत को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे मुलाकात के बाद ग्रामीणों ने उपायुक्त भिवानी से मिलकर शिकायत पत्र के माध्यम से मुर्गा फार्म को शीघ्र हटवाने की मांग की ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। ये जी हमारा गाँव बिठन है। बिठन गांव से 700 मीटर दूरी पर हमारे गांव के व चहड़कला के 40-50 घर बसते हैं। उनके पास में अवैध प्रकार से हैचरी जो इस मुर्गियों के अंडे पैदा किए जाते हैं वो अवैध रूप से सोमवीर सनोभ अमरचंद ने चहड़कला गांव उसने लगा लिया। हमने बहुत कार्रवाई की लेकिन बोले 1 दिन में हटा लूँगा, 2 दिन में हटा लूँगा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर बाद में हमने SDM साहब का वो दरखास्त दी, उसमें SDM साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर तहसीलदार साहब आए मौके पर, उन्होंने मौका देखा और न्यू कहे गए थे हमें कि हम इसको जल्द बंद करवा देंगे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं। हम बड़े परेशान हैं। हमारे दुधारू पशु मर गए जी 3-4 और बीमारी बच्चों में बड़ी भारी बीमारी आने की आशंका है। मक्खी खाना नहीं खाने देती, बैठने नहीं देती, तो यह समस्या है। और मक्खी की इतनी परेशानी है कि बच्चे भी परेशान हैं, दुधारू पशु भी परेशान। सोमवीर सन्नोफ अमरचंद गांव चेड़ कला का है। ये सीम बिठन की है, कोई मान्यता नहीं है उसके पास सरकार की या पंचायत की भी, और 1-2 बार कही है तो बोले हटा लूँगा, सफाई नहीं कर रहा। SDM साहब को हमने रिपोर्ट दी थी, उसने तहसीलदार साहब भेजे थे। तहसीलदार साहब ने पूरा मुआयना कराया। SDM से आगे कोई बात नहीं सुनवाई हुई हमारी। और फिर हमने वितरण विभाग में एप्लीकेशन दी है, एक दिल्ली भेज रखी है, एक चंडीगढ़ भेज रहे हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं है। आज दलाल साहब से मिलके मंत्री साहब से और हम आज DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। पूरी पंचायत बिठन की है जी, और ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई होनी चाहिए ना। हम कोरोना से तो शायद बच गया था, लेकिन ये फार्म वाला हमने मारेगा जी। शुक्रवार को हुड्डा पार्क के पास CID कार्यालय के सामने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस बारे में गाड़ी मालिक अक्षत शर्मा ने बताया कि वह गाड़ी खड़ी करके शोरूम में गया ही था कि अचानक गाड़ी में धुआं उठने लगा और आग लग गई। वहीं अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीबन 11:30 बजे के आसपास CID ऑफिस के पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के मालिक अक्षत शर्मा ने बताया कि गाड़ी खड़ी करके वे शोरूम में बाइक देखने के लिए गए थे और जैसे ही बाहर आए तो देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने थोड़े शीशे भी डाउन कर रखे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी से निकलता धुआं देखा, लेकिन जब तक गाड़ी के पास आए तो लपटें बढ़ चुकी थी और आग लग चुकी थी। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और मौके पर आकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक गाड़ी की आग बुझती तब तक गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स जल चुके थे। ऐसा था कि हम जो घर से अभी बासिया भवन के सामने SCO आर्ट के सामने KTM का शोरूम है बाइक का, वहाँ पे बाइक देखने के लिए गए थे। तो जैसे हम गाड़ी को पार्क करके बासिया KTM के शोरूम पे गए अंदर, तो जब वहाँ से बात देखने के बाद हम वापस आए तो देखा गाड़ी में से कुछ धुआं निकल रहा है। तो जब तक गाड़ी के पास आए तब तक लपट काफ़ी शुरू हो चुकी थी आग लगनी। हमने इमीडिएट फायर ब्रिगेड को कॉल करवाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पे आके गाड़ी को आग बुझाई। बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया गया। तब तक गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो जल चुके थे और उसके अंदर से, और गाड़ी के थोड़े इसीलिए हमने कहीं पे भी कोई वारदात न हो या कुछ, तो थोड़े जैसे एयर के पॉइंट से कहिए या गर्मी के मौसम से थोड़े शीशों को भी ना गाड़ी के डाउन ही रखते थे, जिससे उसके अंदर की हीट वगैरह भी नहीं रही या कुछ भी है। लेकिन गाड़ी भी जस्ट हाउसिंग बोर्ड से वहीं तक गई थी, तो इसलिए कोई गर्म का भी चांस नहीं था। ये किस वजह से हुआ ये हमें मालूम नहीं, कोई भी अज्ञात कारण है गाड़ी का जलने का, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जल के 12:41 पर 12:41 पर सूचना मिली कि CID ऑफिस के पास एक गाड़ी में आग लगी है। जैसे ही सूचना मिली हम फायर गाड़ी लेके वहाँ गए और गाड़ी में लगी आग को बुझाया। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। उसमें जो सामान था, मालिक ने बताया, उसमें जो सामान था, कागज़ वगैरह थे, वो सब जल चुके हैं। और अब आग, मालिक का नाम क्या? मालिक का नाम अक्षय सन्नो PD शर्मा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, उन्होंने लिखवाया है मौके पर। तो गाड़ी में आग लगने का कारण कुछ मालूम लगा? कारण तो कोई, उन्होंने तो ये बताया कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और हमें मालूम नहीं है कारण का, अज्ञात बताया उन्होंने।
तरबतर खेत में धान की नई तकनीक से की जा सकेगी सीधी बिजाई, नहीं पड़ेगी धान के पौधे रोपित करने की जरूरत। यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के भिवानी की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर योगिता का। उन्होंने बताया कि पूसा, बासमती व अनेक प्रकार की धान की किस्मों का चयन करके सीधी बिजाई से कम समय में अधिक से अधिक फसल प्राप्त की जा सकेगी। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर योगिता सस्य वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं समय समय पे मैंने जैसे पहले कपास के बारे में भी बताया था, उसके बाद कपास के कीटों की बातें चर्चा की थी हमने कि कपास में आप किस तरह अब पिछले साल की जो चीज़ें हमने गलतियाँ की उसको सावधानी बरत के हम कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब ये आज हम बात करते हैं कि जैसे धान में एक तो कोविड की वजह से हमारे पास लेबर की कमी आ रही है और प्लस हम जिस क्षेत्र में हम रहते हैं भिवानी वाले क्षेत्र में लगातार भूमि के जल का स्तर घटता जा रहा है। तो फिर इसके लिए एक चैलेंजिंग हो गया है कि किसान भाइयों को, तो एक तो हम ट्रांसप्लांटिंग धान का उपयोग करते हैं, पर इस बार हम सीधी बिजाई की बात करते हैं। अगर बात सीधी बिजाई की बात करें तो जिस तरह जल का स्तर घटता जा रहा है, क्योंकि ये मानना है कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए हमें 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और लगातार जल का गिरते स्तर से बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। तो सीधी बिजाई से ये आपको है कि इसमें आप 15 से 20% पानी की बचत कर सकते हैं धान की। दूसरी बात ये कि आपको इसमें जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी तैयार करते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा, अतिरिक्त खर्च से भी आपको निजात मिल जाएगी। और साथ ही इसमें कम अवधि की फसलों का हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसका ड्यूरेशन रुपाई वाली धान से कम होता है, तो अगली फसल के लिए भी अगर आप खेत तैयार करना चाहें तो उससे दिक्कत कम आएगी। एक और इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी पराली कम बनती है, तो उसकी मैनेजमेंट की भी समस्या आपको कम आएगी कि बहुत कम पराली बनने के कारण। और दूसरी ये बात है कि अगर इसकी पैदावार की हम तुलना की जाए तो जैसे हम रुपाई वाली धान से की तुलना करें तो उससे ये फ़ायदा है कि इसमें पैदावार तो उतनी आती है, अगर कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क भी है, पर किसानों का खर्च इतना कम होता है उससे कि उस जो रुपाई वाली धान से लागत और सीधी बिजाई में जो लागत का फ़र्क है उससे किसान फायदे की तरफ रहता है, नुकसान नहीं होता। तो और दूसरी बात है इसमें खरपतवार की समस्या। इसमें सीधी बिजाई में हम खरपतवार, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों और संकड़ी पत्ती के खरपतवारों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि खेत तैयार करने के बाद आप उसमें पेंडीमेथिलीन 1 लीटर 200 लीटर पानी के बाद तुरंत बिजाई के बाद शाम के वक्त अगर खेत में स्प्रे करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी किया जा सकता है। और दूसरा इसमें हम सिफारिश करते हैं कि आप जैसे 21 दिन पे पानी की सिफारिश की है, इस पर पानी खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें नमी बनाए रखें और हाथ रोक के अगर पानी दे, थोड़ा सा डिले करके दे। वो आप कैसे पता करें? आप सवेरे सवेरे खेत का निरीक्षण कीजिए, अगर पत्तियां लटकी हुई है, मुरझाया हुआ पौधा है तो इसका मतलब पानी की आवश्यकता है। अगर पत्तियां स्वस्थ खड़ी हुई है, फैली हुई है और ऐसा कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे तो आप पानी रोक ले। तो उससे क्या होगा, इससे जड़ी थोड़ी सी और उनकी गहरी हो जाएगी। जिस तरह की हम रुपाई वाली धान में हमेशा लोहे के तत्व की कमी दर्शाता है, पीलापन दिखाता है, लोहे की कमी महसूस करते हैं, पर अगर ये थोड़ा सा पानी रोके जड़ें गहरी जाएगी तो नीचे से ये पोषक तत्व भी उठाने में आपको मददगार मिलेगी। तो पानी थोड़ा लेट लगाएं इसमें, तो नीचे जो लोहे की कमी हमारे धान में दिखाई देती है वो नहीं दिखाई देगी। और इसकी मुख्य किस्में हैं, इनमें अंतर भी ये छोटी अवधि की है, तो मैं आपको 2-4 किस्में बताना चाहूँगी। जैसे पूसा बासमती 1509, 1121, PR 7, 126, 122, 127, 128, इस तरह वैरायटियों का चयन करके आप इसको लगा सकते हैं सीधी बिजाई में, जिसकी अवधि भी कम है रुपाई के मुकाबले। एक तो इसमें पानी की बचत मैंने बताई है आपको, और पराली में भी इसको कम दिक्कतें आती हैं। साथ ही छोटी अवधि की होने के कारण इसमें कीड़े और कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है, जो समय पर रह के हम नियंत्रण कर सकते हैं। अभी आप खेत तैयार कर लीजिए, उसमें खेत को समतल कर लीजिए और इसकी बिजाई शाम के वक्त की कि खेत में नमी बनी रहे। किसान भाई 10 जुलाई तक करें मूंग की फसल की बिजाई और कपास की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए न होने दे खेत में बरसाती पानी का जल भराव। यह कहना है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू का। वहीं उन्होंने किसान भाइयों को बरसात के बाद कपास की फसलों में यूरिया का प्रयोग करने की सलाह दी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनू, कीट वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी। तो अभी जो कपास की फसल में जिस कीड़े के अटैक करने का टाइम है वो है जैसिड है, हरा तेला हम जिसको बोलते हैं। ये हरे रंग का है कीड़ होता है,
कीट होता है जो पौधे के पत्तों से रस चूसता है, जिसके कारण उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो इसकी एक बात तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी आर्थिक कगार जो है वो हमें पता होनी चाहिए। इसकी आर्थिक कगार कितनी है? 2 शीशु, मतलब इसके 2 तेले के 2 शीशु एक पत्ते पे मिले तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें इस पे अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें डाइमिथोएट रोगोर 30 EC 250 से 300 ml को और 150 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। दूसरा, इसमें मिलीबग भी जो है कीड़ा वो काफ़ी नुकसान कर रहा है। एक बार तो ये कंट्रोल हो गया था पिछले सालों में, 4-5 सालों में, लेकिन ये फिर से जो है इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने खेतों को है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसमें कोई खरपतवार है, बाकी जो जैसे ये हो गया जंगली बरूट हो गया, खरपतवार है जैसे, बाकी जो खरपतवार हमारे खेत में उनको हमें उनसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए हमें खेत की, क्योंकि जो मिलीबग है ऐसे लगता है कि जैसे आटा सा गिरा हुआ है इसमें फसल में, कपास की फसल में। तो हमें जो प्रभावित पौधे हैं उसको जिस भी पार्ट पे ये आक्रमण कर रहा है मिलीबग उसको तोड़ के और दूर ख़त्म कर देना चाहिए उस पार्ट को, पौधे के पार्ट को। जैसे अगर ऊपर वाली ये उस पर टहनी पे लगा हुआ है तो उसको तोड़ के और गहरा ज़मीन में दबा दें। बाकी इसके अलावा हम जो प्रोफेनोफोस दवाई आती है उसको 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के प्रत्येक पौधे के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर शुरू में ये दिक्कत कम है मिलीबग की तो उसमें हमें सिर्फ जो प्रभावित पौधे हैं उस पर ही छिड़काव करना है। अगर ये पूरे खेत में दिक्कत फैल जाए फिर पूरे खेत में छिड़काव करना है, अन्यथा तो जो पौधे प्रभावित हैं उन पर ही छिड़काव करना है। दूसरा, जो भी मूंग की फसल जो है, खरीफ मूंग की, समर मूंग का तो जा चुका है, खरीफ मूंग की जो बिजाई है उसका टाइम चल रहा है अभी 10 जुलाई तक। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि मूंग की बिजाई से पहले उसमें बीज उपचार अवश्य करें। वो कैसे करना है हमें? जो थीरम नाम की फफूंदी नाशक है उसको 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका सूखा उपचार करना है, उसमें कोई पानी नहीं मिलाना। बिजाई से 2-2.5 घंटे पहले उसका 4 ग्राम थीरम 1 किलो बीज की दर से सूखा उपचार करके उसकी बिजाई कर दो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।